10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ प्रकाश काबा और प्रशांत सावंत। पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत और रचना वैद्य .in की रचना वैद्य भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे आज हमारे साथ। सुमित आज एक बार फिर से एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसका श्री राम मंदिर से गहरा कनेक्शन है। इसके अलावा एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर से नतीजों पर होगी खास बातचीत। अंतरिम बजट से पहले मार्केट के लिए क्या संकेत हैं, इस पर हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीरा कुमार सिन्हा जोड़ेंगी। इसके अलावा बजट से पहले मार्केट का टेक्निकल एस्पेक्ट समझाएंगे जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन पहले बात करते हैं मार्केट की। और निफ्टी करीब 230 पॉइंट नीचे और अब मार्केट में सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग शुरू हुई है मार्केट में। और इवन मिड कैप्स में भी अब गिरावट आनी शुरू हुई। 200 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे, बैंक निफ्टी करीब 1100 पॉइंट नीचे। और ये थोड़ा सा जो सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग है ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है ये देखने के लिए कि मार्केट में सपोर्ट है या नहीं। HDFC बैंक लो से थोड़ा सुधरा जरूर, लेकिन अभी भी करीब 5.5% नीचे। उसके अलावा कोटक, एक्सिस, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर डिक्लाइन, लेकिन आज मार्केट को संभाला है IT स्टॉक्स ने। TCS, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक है, स्टील टेक जो ग्रीन में, और लार्सन एंड ट्यूब्रो ये एक और स्टॉक है जो मार्केट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वीरू ओके, तो थोड़ा सा अगर आप देखें जो स्पेस बाजार को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अभी भी अगर आप देखें स्क्रीन पर मेल्ट डाउन है ही। इट्स 46,980 ऑन द स्क्रीन ऑन बैंक निफ्टी। और कुछ अच्छे है स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं जिनको हमने सुबह से बात भी की। और अब एक काम करते हैं, पैनल से पहले बात कर लेते हैं। अब हमारे स्क्रीन पर पूरा का पूरा पैनल मौजूद है जिसमें पिछले कार्यक्रम से अभी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रकाश काबा, प्रशांत सावंत, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके रचना जी और शिल्पा जी जुड़ चुके हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेंगे उसमें एक रहेगा कैनफिन होम में एक अपस्विंग का पोजीशन बना हुआ है एंड द स्टॉक इज ट्राइंग टू राइज और मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड पे है। तो यहाँ पे 758 का फ्यूचर्स पे प्राइस है। अगर इसको हम लॉन्ग करते हैं विद SL ऑफ अराउंड 753 तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 762 एंड 765। तो ये मेरा पहला ट्रेड रहेगा। एंड जो सेकंड ट्रेड में देना चाहूंगी यहाँ पे दैट वुड बी ओबरॉय रियल्टी में भी एक अपस्विंग का अटेम्प्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट से सुबह लोअर लेवल्स को रिजेक्ट किया है स्टॉक ने, तो ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे चालू है। यहाँ पे 1532 पे लगा हुआ है भाव, और अगर हम 1520 पे ऐसे लगा के लॉन्ग करें इसको तो अपर साइड पे हमारे यहाँ पे टारगेट हो सकता है 1545 एंड 1555। तो चलिए ये हो गई रचना जी की ट्रेड। शिल्पा जी को जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी आपकी ट्रेड्स? मेरे पास एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। बाय में मुझे गुजरात गैस अच्छा लग रहा है। गुजरात गैस यहाँ पे अभी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 560 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 550 पे इसका अच्छा सेटअप है, तो यहाँ पे आप गुजरात गैस में लॉन्ग रह सकते हैं फॉर 585 से 600 के लेवल्स। किसी को ट्रेड लेना ऑप्शन में तो प्रभुदास लीलाधर में हमने 580 का कॉल ऑप्शन रफली 7 रुपये में ही इसको रेकमेंड किया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज़। यहाँ पे मुझे लगता है 11 से 14 आपके टारगेट्स आ सकते हैं। फिर मेरा दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सेल रहेगा दीपक नाइट्रेट में। दीपक नाइट्रेट मुझे लगता है कि यहाँ पे 2430 फ्यूचर लेवल्स की बात कर रही हो, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 2360 से लेकर 2340 के आपके टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो दो ट्रेड्स आपके भी हो गए यहाँ पर, और शिल्पा जी के भी और रचना जी के भी। प्रशांत, आप दो ट्रेड्स का पिक कर रहे हैं? जी वीरू जी, मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो होगा OFSS। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 4860 4860, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 5075 5075 से लेके 5100 5100 तक। नेक्स्ट पिक मुझे लग रहा है अपवर्ड स्लोपिंग 20 लेमा पे जो बार बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, कोल इंडिया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस में रखूंगा 377 स्पॉट। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 395 395 का। ओके, कोल इंडिया बाय है 383 पर। प्रकाश सर, आपके ट्रेड्स? मेरे गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मेरा पसंद है इस वक्त आई थिंक वो है HCL टेक। ट्रेड कर रहा है 1564 पर HCL टेक। स्टॉप होगा 1550 का।
टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 1600 के होने चाहिए, तो एससीएल टेक पर बाय है। दूसरा है इसी क्षेत्र से कोफोर्ज, यहाँ पर 6608 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 6500 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 6750, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए कोफोर्ज। ओके, कोफोर्ज आपके स्क्रीन पे 6611 पे आईटी पे वाकई अगर आप देखें तो अभी तक का जो बिहेवियर रहा है ठीक ठाक रहा है। एक एडिटोरियल टेक एक बार फिर से लूँगा अनुज, अभी तक की लगभग 40 मिनट की 50 मिनट की रीडिंग ये कह रही है कि आई मीन स्टैंडिंग फर्म अभी तक तो स्टेबल है ना? मैसेज अच्छा है इसका। इंडिगो की बात कर रहे हैं आप वीरू? नहीं मैं आईटी हाँ सॉरी आईटी है, नहीं आईटी देखिए, आईटी अगर आज नहीं होता तो मार्केट अब तक और ज़्यादा गिर गया होता। लेकिन वीरू एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अब अगर निफ्टी वापस 21,781 के नीचे स्लिप करना शुरू करेगा तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला बन जाएगा। मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा सा संभल कर ही चले, आज कोई भी ट्रेड ना, मुझे लग रहा है इन लेवल पे कोई भी ट्रेड लेना थोड़ा गैम्बल बनने वाला है। लेकिन हाँ, आप आईटी पर फोकस कर सकते हैं। आईटी अगर गिरने लग गया हायर लेवल से, वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि मार्केट अब सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग के लिए तैयार है। तो अब आप आईटी इंडेक्स, अगर आपको कोई ट्रेड इंडेक्स पे लेनी है ना, अब क्योंकि आप आईटी इंडेक्स पर ट्रेड ले नहीं सकते, आईटी इंडेक्स को एज बैरोमीटर माने और ट्रेड निफ्टी पर लें उस हिसाब से। अगर आईटी इंडेक्स में आपको देखने लगा कि वो भी हायर लेवल से स्लिप कर रहा है, वो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए खराब साइन होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, अभी तक तो लग रहा है कि आईटी वीरू ठीक ठाक कर रहा है, ये एक पॉजिटिव है। चलिए अब एक काम करते हैं वीरू, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक अनुष्ठान शुरू हो चुका है। आज जल यात्रा और रामलला की मूर्ति का भ्रमण का आयोजन है। समय और राममय हो चुके इस माहौल में हम कुछ ऐसे शेयर्स बता रहे हैं जिनका अयोध्या या श्री राम मंदिर से गहरा जुड़ाव रहा है। और सुमित रोज एक ऐसी कंपनी लेकर आते हैं। ध्यान रखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो राम उत्सव CNBC आवाज़ पर जारी रहेगा और आएंगे उसके बाद सुमित के पास। सदी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव CNBC आवाज में चल रहा है स्वागत महोत्सव। अयोध्या सज धज कर है तैयार, अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का है इंतजार। देश में रामोत्सव की धूम, शेयर बाजार में भी श्री राम की धुन। देखिए राम उत्सव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ CNBC आवाज पर। जय सिया राम। चलिए सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का स्टॉक। तो जैसा अनुज कह भी रहे हैं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो सब स्टॉक्स हैं जहां पर इवेंट के थ्रू या फिर न्यूज़ फ्लोज के बीच में या फिर इवेंट्स के बीच में कुछ हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही है और कहीं ना कहीं इनका एक सरोकार है इस बड़े इवेंट से। तो आज जो कंपनी चुनी गई है वो है एलीट डिजिटल की। एलीट डिजिटल के स्टॉक में रिसेंटली एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये करीब करीब 12 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इस कंपनी से क्या सरोकार है इस पूरे इवेंट का, वो भी आपको बताते हैं। अयोध्या स्मार्ट सिटी के लिए कंपनी को एक रिसेंटली ऑर्डर मिला है। दरअसल ये कंपनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए कामकाज करती है। इसने कई सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रखे हैं, जिसमें नागपुर, सोलापुर का प्रोजेक्ट है, लखनऊ का एक बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास है डिफेंस, लखनऊ की ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर। और इसी में ही अब इनको करीब करीब ये जो एक मास्टर इंटीग्रेटर के तौर पर चुना गया है, जिसमें ITMS कंट्रोल रूम, CCTV इंटीग्रेशन का पूरे अयोध्या की जो CCTV सर्वेलांस है वो इस कंपनी के पास आते हुए दिखाई पड़ी है। और करीब 3 महीने के अंदर ये काम इसको पूरा करने के लिए कहा गया है और 5 साल के लिए ऑपरेशनल और मेंटेनेंस, ये दोनों का भी जो काम है वो इस कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक जिस तरह से एक बड़े इनफ्लो का अनुमान है लोगों का इस पूरे रीजन में, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, इसलिए एक बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और डिटेल जो ये कंपनी ऑलरेडी एग्जीक्यूट करती है, पहले तो हाल फिलहाल में शेयर 2 हफ्ते में करीब करीब 43% के आसपास का मूव दिखा चुका है। 12 साल की ऊंचाई पर शेयर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 100 के मल्टीपल पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा है, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। और ओवरऑल इस कंपनी के कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात की जाए तो कंपनी ऑलरेडी 85% के आसपास के रेवेन्यूज अपने जनरेट करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से और करीब करीब 15% के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइवेट साइड से कंपनी को आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑलरेडी सोलापुर की स्मार्ट सिटी पे कामकाज कर चुकी है, लखनऊ की सेफ सिटी पे कामकाज कर चुकी है, तो ये कई प्रोजेक्ट्स पे तो कामकाज कर ही रही है और उसी श्रृंखला में अयोध्या की तरफ से भी इसको एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। और फिर से एक बार, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, अब कुछ नंबर्स एड्रेस करते हैं। एंजल वन की बात करते हैं। कल स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। मुनाफे में हालांकि यहाँ पर 14% और आय में 41% की बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही Q3 में कंपनी ने रिकॉर्ड 25 लाख क्लाइंट्स भी जोड़े थे। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर शायद थोड़े से वीक रहे थे।
इस सब पर बातचीत करने के लिए एंजन वन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। और खैर, आपसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा कि कल आपके स्टॉक में क्या हुआ, क्योंकि जब आप एक पैरामीटर सेट कर देते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, तो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि आप वही करेंगे। पिछले 2 साल से आप शानदार एक मोमेंटम दिखा रहे थे। इस बार मार्केट को लगा कि शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ। क्यों अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें थोड़ा फ्लैट रहा। इसका क्या कारण रहा और आगे अब आपको कैसे ग्रोथ दिखती है? Thank you, Anuj, for giving me opportunity to explain this. क्वार्टर 3 को आपको बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। जो हमारा रन रेट और ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो रहा है। इफ यू लुक एट कस्टमर बेस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 140% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी आप देखोगे 16% है। तो ये बिजनेस भी क्या है, जब क्लाइंट आप एक्वायर करते हो उसका कॉस्ट इमीडिएटली आप बुक करते हो और उसके जो रेवेन्यू आते हैं वो फॉलोइंग क्वार्टर्स में आते हैं फॉर 5, 6, 7 ईयर्स। तो टू अंडरस्टैंड दिस क्वार्टर प्रॉपरली, 2 चीजें। एक तो इस क्वार्टर में हॉलीडेज ज्यादा थी, फेस्टिवल, ये इन सब के हिसाब से। तो अक्टूबर नवंबर की एक्टिविटी बहुत लो थी और दिसंबर से एक्टिविटी पिकअप होना शुरू हुई है। एंड ये फाइनेंशियल सर्विस और स्टॉक मार्केट की सिक्लिसिटी चली आ रही है। क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 बहुत अच्छे होते हैं, क्वार्टर 3 थोड़ा सबड्यूड होता है। तो इसी क्वार्टर में हमने काफी क्लाइंट एक्वायर किए, तो ये क्लियर लीड इंडिकेटर है कि बिजनेस का ग्रोथ अभी तक मोमेंटम कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट एक्सिलरेट हुआ है। और गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे अभी नेक्स्ट क्वार्टर्स में बजट्स है, इलेक्शन है, तो मुझे लगता है एक्टिविटी काफी रोबस्ट रहेगी। तो उस हिसाब से व्हाट वी हैव टू सी इज दैट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर वो कम हुआ है, नहीं हुआ है। और हमारा गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू इंटैक्ट है। तो ये लीड इंडिकेटर बताते हैं ना ग्रोथ मोमेंटम कम हुआ है ना मार्जिन में कोई इंपैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं 10% सिक्वेंशली और उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट 7% बढ़ा है। अब ये जो 2-3 साल पहले आईटी कंपनियों के साथ हो रहा था, क्या अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज में और ब्रोकरेज कंपनियों के साथ होगा क्या, कि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, क्या अब ये एक नया सेक्टर होगा जहां पर आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अब हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? नहीं, ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है वो न्यू बिजनेसेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी तक फंक्शनल नहीं हुई है, उसका मैन पावर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो हम टेक्नोलॉजी स्टैक बिल्ड कर रहे हैं न्यू बिजनेस के लिए, उसी के लिए रिक्रूटमेंट है। ओके, अच्छा ठक्कर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिजनेस मोमेंटम अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस या डिप्स हैं वो इसी क्वार्टर तक सीमित रहेंगे, तो सर मैं मान के चलूँ मोटे तौर पे लॉन्ग रन में जो आपकी मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी है वो वही ट्रैजेक्टरी रहेगी जो आप पिछले क्वार्टर से मेंटेन कर रहे हैं? उस पर आपका व्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मार्केट जो रहता है वो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडाइसेस आप कहते हो कि अगर 14 कर देगा, बट कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको 14 तक इंडिकेशन बताएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ये क्वार्टर में हुआ वो आगे चल के नहीं होगा। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हम जब क्लाइंट के रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो 5-7 साल के लिए करते हैं, हर क्वार्टर में फ्लक्चुएट करेगा इवेंट बेस। कोई इवेंट अच्छा होगा तो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, जब लोग पैसा लेके आते हैं उनके अपने अपने ये जजमेंट्स होते हैं मार्केट के लिए, तो एक्टिव कब होते हैं उस पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल, नए क्लाइंट कितने इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो उसका ग्रोथ इंटैक्ट लग रहा है। इस क्लाइंट के रेवेन्यू जो आ रहे हैं, जब हम कहते हैं रेवेन्यू इसकी ट्रेजेक्टरी है 5-7 साल के लिए, वो काफी इंटैक्ट लग रही है। बट ये रेवेन्यू लीनियर नहीं होते हैं कि ये क्वार्टर में आया नेक्स्ट क्वार्टर में उतना ही क्लाइंट एक्टिव होगा। हो सकता है उस क्वार्टर में वो पॉज लेता है, उसके पास कोई न्यूज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है। तो जब हम क्लाइंट लेते हैं उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको जो एक्टिविटी रहती है वो काफी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। तो हर क्वार्टर के हिसाब से हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नए क्लाइंट उसी ग्रोथ उसी ट्रेजेक्टरी से आ रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ कस्टमर कौन से है, क्या उनके रेवेन्यू जस्टिफाइड है, हम जो कॉस्ट ले रहे हैं, तो वो सब पैरामीटर्स बता रहे हैं कि ये सब ट्रेजेक्टरी और ये सब ग्रोथ प्लान इंटैक्ट है। ओके सर, इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर इन ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में कैसी लग रही है इस वक्त आपको, और इस क्वार्टर हाल क्या रहा
और आने वाले क्वार्टर्स के लिए? और एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, स्पेशली ये प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे, जो सुपर ऐप का लॉन्च था, आई मीन वहाँ पे स्थिति क्या है सुपर ऐप की? या तो इस सुपर ऐप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था एंजल के हिस्ट्री में, बिकॉज सुपर ऐप के बाद में हम कस्टमर को और भी सर्विसेज ऑफर कर पा रहे हैं। एक एक कस्टमर जब मार्केट में आता है, इनिशियली वो एफएनओ मार्केट या मोमेंटम से अट्रैक्ट होता है, बट ये कस्टमर की एवरेज रेट एज देखोगे आप 27 से 28 साल है। इसका मतलब जस्ट उन्होंने कमाना शुरू किया है, उनकी रिस्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है, रिस्क एपिटाइट अच्छी है, सोशल मीडिया में उनका टच अच्छा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो हम क्या देख रहे हैं कि कस्टमर जब आते हैं तो इनिशियली वो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, पर स्लोली वो पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। फिर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको एसआईपी शुरू करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचना है। तो सुपर ऐप ने काफी हेल्प किया इस इन्वेस्टरों को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। अगर आप देखोगे हमारा ऐप पे, हमने सुपर ऐप पे म्यूचुअल फंड की जर्नी ऐड की अप्रैल में, तो करीबन 9 मंथ में हम नंबर 2 प्लेयर है अभी एसआईपी फील्ड में। इंक्रीमेंटल एसआईपी हमारे प्लेटफॉर्म पे नंबर 2 होता है, मींस वी आर लीडर इन दैट। तो क्लियरली बता रहा है कि रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर को एक ही ऐप पे सब सर्विसेज चाहिए, तो उस हिसाब से ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी रही है। कस्टमर जब आते हैं एफएनओ सेगमेंट में एक्टिवेट होते हैं, बट स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली पोर्टफोलियो बनाते हैं और शिफ्ट होते हैं एसआईपी बिजनेस की तरफ। दिनेश जी, एल्गो ट्रेडिंग पर अब आपका कितना फोकस है और यहाँ से आपको कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? नहीं, एल्गो ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, बट हम प्लेटफॉर्म पे फीचर्स देते हैं, जिनको करना होगा वो हमारे एपीआई वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, बट हमारा मेन हाँ, फोकस है रिटेल बिजनेस पे, जहाँ पे क्लाइंट आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और बाय सेल करेंगे। बट उसमें किसी को एल्गो ट्रेडिंग कितनी ग्रोथ है? उसमें कितनी ग्रोथ है? वो एपीआई यूज करने में कितनी ग्रोथ है इस समय? इतनी है जितनी हमारे नॉर्मल बिजनेस में है। वही मैं कहता, हमारा कोई स्पेसिफिक अटेंशन नहीं है कि ऑल्गो ट्रेडिंग को इनकरेज करना है। ऑल्गो ट्रेडिंग हम प्रॉपर्टी ट्रेड तो करते ही नहीं है, और हमारे पास मोस्टली HNI कस्टमर्स नहीं है। जो भी कस्टमर्स है वो 50,000 1 लाख लेके आते हैं। ऑल्गो ट्रेडिंग के लिए कम से कम 2, 3, 5 लाख चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आपको ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बात करते हैं इस आम बजट की। ये चुनावी साल है तो इस बार अंतरिम बजट आएगा। क्या उम्मीदें हैं मार्केट की और कैसा रहेगा मार्केट यहाँ से? पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़िए, जिनके पास इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। ग्लोबल मार्केट्स पर भी पुनीता जी काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। बताइए मार्केट क्या एक्सपेक्ट करें बजट से, और क्योंकि अंतरिम बजट है, कोई खास एक्सपेक्टेशन और मार्केट इस समय पोजीशन कैसा है आपके हिसाब से? देखिए, बजट तो मेरे हिसाब से एक वोट ऑन अकाउंट ही होगा। फुल बजट तो इलेक्शन ईयर में कभी होता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन पे जो भी होगा वो इलेक्शन फोकस्ड ही रहेगा। तो ऐसा कुछ आई थिंक हमें बजट पे मार्केट मूवमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। रही बात मार्केट की, मुझे कैसा लग रहा है बाजार, उस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि 3-4 चीजें हैं जो कि मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं। सो थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए उनके कारण। बट हालांकि फ्लोज जो है इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर से, एसआईपी से, वो इतने स्ट्रांग है कि कोई भी नेगेटिव अगर न्यूज आती भी है तो वो जो फ्लोज हैं उससे मार्केट पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी 3-4 चीजें हैं जो कि मार्केट्स इग्नोर कर रही है? एक तो जियोपॉलिटिक्स, उधर आप देख रहे हैं ईरान के स्ट्राइक्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं रेड सी में फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है उनके कॉस्ट्स बढ़ रही हैं शिप करने के लिए, उसका मार्केट पे कोई असर अभी तक नहीं आया। यूएस के जो रेट कट्स हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर में कि आ जाएंगे, पर अब इन्फ्लेशन नंबर्स हाई आए हैं, बॉन्ड यील्ड्स वापस स्पाइक थोड़ी कर गई हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट कट्स जिसपे लोग सोच रहे थे कि शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा जल्दी आएंगे, और वो शायद अभी थोड़ा डिले हो गया है। एंड देन इलेक्शंस इंडिया के इतनी कंसर्न नहीं है, पर यूएस इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते जा रहा है, और कहना मुश्किल है कि किस तरफ यूएस पॉलिसीज जाएंगी डिपेंडिंग कि कौन आता है।
तो ये जो सब चीजें हैं ये बैकग्राउंड में लोग देख रहे हैं, पर इस पे ये जो नेगेटिव इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए वो अभी नहीं आया। अच्छा पुनीता जी, इस अर्निंग सीजन को आप कैसे रीड करेंगी मैम? जिस प्रकार के नंबर्स हमारे 4 दिग्गज आईटी कंपनियों ने दिए, अब कुछ मिड कैप भी आ रही हैं, बट मोर और लेस जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने दिए, आपका व्यू आईटी को लेकर, क्योंकि आपने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी रखा मेरे आगे और कुछ रिस्क भी रखे, बट स्टिल इन आइसोलेशन अगर मैं आईटी के बारे में बात करूं मैम, तो ये नंबर्स कैसे लगे आपको? देखिए, मैं तो कई महीनों से बोल रही हूँ कि आईटी सेक्टर जो है वो एक सेफ सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है। इस एनवायरनमेंट में वो चला ही नहीं था, स्टॉक्स चले ही नहीं थे। तो वो जो अर्निंग्स नंबर्स आए हैं वो ऑलरेडी काइंड ऑफ फैक्टर्ड इन थे और उससे थोड़े से बेटर आए हैं, तो इसलिए मार्केट्स ने उस सेक्टर को रिवॉर्ड किया है। हालांकि ओवर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो यूएस इकोनॉमी से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, यूएस इकोनॉमी में खुद अपने कुछ कुछ जैसे मैंने बोला इलेक्शंस आ रहे हैं, बट हाँ थोड़ी रिकवरी आ रही है यूएस इकोनॉमी में, तो ये सेक्टर जो है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा मैम, इस बार के जो नंबर शुरू हुए बैंक्स के, आई मीन मैं एक एक करके सेक्टर्स पे आ रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूँ। आपको ये फीलिंग आ रही है मैम, कल फेडरल बैंक के नंबर्स थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर आए, कि जो बेस्ट था इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स, बेस्ट जो दौर था वो अब जा चुका है लास्ट क्वार्टर में या फिर इस क्वार्टर में चला जाएगा? कॉस्ट प्रेशर बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिपॉजिट्स में और इजाफा होगा रेट्स में, क्या बेस्ट ऑफ आई थिंक जो क्वार्टर्स थे इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स वो जा चुके हैं? क्या बैंक्स थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं यहाँ से? बैंक्स जो है वो कई सारे बैंक्स जो है उन्होंने कुछ खास, प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलरली ने कोई खास स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं दी लास्ट ईयर, तो वो ऑलरेडी कुछ हद से डी रेटिंग उन स्टॉक्स की हो रही है। बट उनके फ्रेंचाइजेस जो है वो अभी भी पीएसयू बैंक्स से बेटर हैं, बट मेन रीजन वो परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस जो है अभी भी काफी हाई है। और एक चीज तो देखनी चाहिए कि जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है, तो जो कि स्टार मैनेजमेंट है, अगर वो रिटायर कर जाए तो न्यू मैनेजमेंट को उस पोजीशन में थोड़ा टाइम लगता है टू स्टेबलाइज, एंड कंपटीशन भी इंडिया में बढ़ रहा है क्योंकि अब पीएसयू बैंक्स हैं या छोटे बैंक्स हैं, उनमें भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आ रही है, वो लोग भी कंपेटिटिव हो रहे हैं। सो जो आई थिंक वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए। ये सेक्टर जो है इसमें ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। चलिए पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आपको 2024 के लिए ऑल द बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल शर्मा से। और राहुल जी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राहुल जी ने कहा था कि इस मार्केट में कॉशियस हो जाइए और 1000 पॉइंट तक की निफ्टी की करेक्शन की शुरुआत हो सकती है, और वो तब कहा था जब कॉशन साइंस थे नहीं। राहुल जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सही टाइम पे आपने चेताया, और मुझे पता है कि बहुत लोगों ने आपका उस समय बोला होगा कि ये कॉल क्यों लिया गया, लेकिन शायद अब वो प्ले आउट हो रहा है। आपने कहा था 1000 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन और 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में करेक्शन हो सकती है। ऑलमोस्ट आधी तो हो चुकी है बैंक निफ्टी में, उससे ज़्यादा हो चुकी है। अब क्या व्यू बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? इस करेक्शन में अभी और भी लेग्स हैं? शुक्रिया अनु जी। देखिए निफ्टी इनफैक्ट थोड़ा ब्रॉडर मार्केट को देखें हम तो निफ्टी 500 या मिड कैप स्मॉल कैप, इनके जो आरएसआईज है 17-18 ईयर हाइस पे चल रहे हैं वीकली और मंथली वाले, तो क्लियरली कहीं ना कहीं मार्केट जो है हेवीली ओवरबॉट है। अब इसमें दो तर्क है, एक तो 21,700 अगर आज टूट जाता है आज या कल में 21,700 के नीचे, मुझे लगता है कि स्लाइड चालू हो सकती है निफ्टी के अंदर, जहां पर करेक्शन डीपन होता हुआ दिखेगा। लेकिन पिछले 4-5 सेशन में हमने जरूर देखा है कि 21,700 के ऊपर जैसे ही हम गए हैं, जो भी डिप आई है इंट्राडे में बाइंग होती हुई दिखी है। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर क्लोजिंग बेसिस में हम आज फिर से रिकवरी कर जाते हैं तो बहुत अच्छा चांस है 22,300 तक निफ्टी को खींचने का। अब 22,300 मेरे हिसाब से खींच खाच के हाईएस्ट लेवल है, रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, जहां पर हमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए या फिर मार्केट में लाइट रहना चाहिए। भले शॉर्ट मत करो लेकिन मार्केट में लाइट रहो।
अब अगर 22,300 आ जाता है, फिर वहां से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर मेल्टडाउन शुरू हो सकता है, या फिर आज का सेशन देख के जो हमें लग रहा है कि मैसिव गैप डाउन हुआ। इनफैक्ट आपकी कमेंट्री में मैं पढ़ रहा था अनुज जी, कल आपने भी बताया था कि कॉशियस रहने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज 21,700 का अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है जो हमारा बेरिश व्यू था वो एक्टिवेट होगा, और उसमें मुझे लगता है कि निफ्टी में 20,000 तक के 21,000 तक के स्तर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल पर निफ्टी एक तरह से आ चुका है, लेकिन इस मार्केट में भी काफी ऐसे स्टॉक्स हैं और एक चुनिंदा सेक्टर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे हिसाब से रेलवे थीम में फोकस करके चलना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखा है पिछले 6 सेशन में, टू बी प्रिसाइज, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 से 15 दिन यहाँ पर मोमेंटम जो है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। तो रेलवे थीम पे हमारा फोकस है, और ओवरऑल निफ्टी पे 21,700 पर नजर है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो मुझे लगता है बेरिश ब्रेकडाउन निफ्टी के अंदर आएगा, और तकरीबन 21,000 तक के लेवल्स आपको एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। आईटी इंडेक्स इकलौता इंडेक्स है जो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक बाय बनता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आउट एंड आउट मंदी नहीं है, करेक्टिव मूव है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे जो बाइंग लिस्ट या बाइंग रडार वाले सेक्टर्स हैं, उसमें से 4 सेक्टर्स है। एक आईटी है, दूसरा केमिकल्स, मेटल्स और रेलवे। ये 4 थीम्स है जहां पर हमें लगता है कि अगर करेक्शन आता भी है तो अच्छे सेटअप्स में इनिशिएट कीजिए। इनफैक्ट रेलवे में तो आज के दिन में भी मोमेंटम बहुत ही हरा भरा दिख रहा है, तो यहाँ पर बाइंग की लेवल्स है। बीएचईएल हमारा टॉपिक है, हमने बीएचईएल आज हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। हमें लगता है शॉर्ट टर्म में 225 तक के भाव बीएचईएल में देखने को मिल सकते हैं। 200 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। और एक दूसरा स्टॉक है, कैश स्टॉक है, डिलीवरी बेस्ड रेकमेंडेशन है। आप जुपिटर वैगन्स, JWL, इसका एक बड़ा ब्रेकआउट है। सितंबर महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो जो ब्रेकआउट है तकरीबन 500 रुपए तक इस स्टॉक को ले जा सकता है, यानी कि तकरीबन आपको 20-25% का मूव आपको इसमें कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। तो JWL भी बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस तकरीबन 10% का लगाइए करंट प्राइस से, और हमें लगता है कि रेलवे थीम में मोमेंटम बना रहेगा। अगर मार्केट में करेक्शन भी आया तो भी यहाँ पर हमें लगता है कि अल्फा जनरेट हो सकता है। राहुल जी, जो मैं 2 प्रश्न केंद्रित करके बैठा था उसपे से आईटी अनुज पूछ ही चुके हैं, और आपने रेलवे लपेट ही लिया। एक स्पेस और, इनफैक्ट मैं ये प्रश्न इस तरीके से रखना चाहूँगा कि हर एक मुश्किल दौर में या फिर डाउन ट्रेंड में एक ना एक सेक्टर डोमिनेट करता है, मतलब कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। अभी तक चार्टिकली क्या ओएमसीज, ऑयल एंड गैस स्पेस में, एनर्जी स्पेस में ओएमसीज आपको वो स्पेस लग रहा है जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल के चार्ट्स में है उसको देखने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है आईओसी और एचपीसीएल में, और जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर नहीं आया है कि ओवरबॉट हो गया या फिर कोई तरह से करेक्शन का मूड है। आई थिंक यहाँ पर सिंपल आपको स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके लॉन्ग में बने रहना चाहिए। अगर मैं आईओसी की बात करूं तो मुझे लगता है 150 से 155 तक के लेवल्स आईओसी में देखने को मिल सकते हैं। बीपीसीएल में रिलेटिवली ज्यादा बेहतर सेटअप है क्योंकि ये स्टॉक रिलेटिवली कम चला है बाकी 2 काउंटर से, और लगता है बीपीसीएल में तकरीबन आपको 500 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि 465 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। तो ओएमसीज में ध्यान पॉजिटिव है। आई थिंक मोमेंटम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बीपीसीएल, आईओसी और इनफैक्ट तीनों के काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बीपीसीएल हमारी टॉप पिक रहेगी। ओके, अच्छा, एक सिंगल स्टॉक जो कि इटसेल्फ एक सेक्टर है राहुल जी, और मेरे ख्याल से प्रीवियस 21,600 से लेकर 2,200 की ट्रैजेक्टरी में हमें बाहर दोबारा ले जाने में रिलायंस का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब उसका जो सफ़र रहा करीब करीब 2,550 से लेकर 2,800 तक का, वो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था। रिलायंस पे आपका व्यू क्या बन रहा है? जी, रिलायंस में थोड़ा मुझे लगता है कि पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत ही वर्टिकल मूव हमें देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 21,700 और रिलायंस के अंदर 2,700 का सपोर्ट, ये 2 की लेवल्स है जो हमें ध्यान रख के चलना चाहिए। अगर 2,700 का लेवल रिलायंस के अंदर टूटता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सेलिंग एग्रीवेट होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं मैक्रो पिक्चर देखूं, यानी कि इसका अगर मैं मंथली चार्ट देखूं, तो एक बड़ा ब्रेकआउट तकरीबन 2650 पे देखने को मिला है, और 2650 का जो प्रीवियस टॉप था ये तकरीबन जुलाई 2023 के आसपास बना था। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यहाँ पर एक तरह से हायर हायर लो का सेटअप है, और साथ में एक ब्रेकआउट भी है।
और मुझे लगता है कि अगर 3 महीने का व्यू लेकर चले तो रिलायंस के अंदर अपसाइड बहुत ही मैसिव हो सकती है। तकरीबन 3200 के तक के टारगेट्स आते हैं, लेकिन करेक्शन आने के बाद आई थिंक लेना सही रहेगा। तो हमारी रणनीति सिंपल है, रिलायंस में अगर आपको पोजिशनल या डिलीवरी बेस्ड काम करना है तो डिप पे बाय कीजिए। एक करेक्शन आ जाता है तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होगा और साथ में नए मौके बनेंगे स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने के लिए बेहतर प्राइसेस पे। तो रिलायंस में बाय ऑन डिप की रणनीति है। अगर 2600 के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर लॉक स्टॉक एंड बैलेंस डिलीवरी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का और 3 महीने का मुझे लगता है कि टारगेट 3000 तक का देखने को मिल सकता है। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, रिलायंस पे कोई बाय कॉल है, कोई भी व्यू है शॉर्ट लॉन्ग, प्लीज़ अपनी एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। और ये बड़ी गिरावट और थोड़ा सा पुल बैक, निफ्टी की स्ट्रेंथ, बैंक निफ्टी की महाकमजोरी, अब दे जाते हैं सुमित के हाथ में। सुमित, अब आपके हवाले, बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। हाँ, तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में दर्शकों सवालों के जवाब तो होंगे और उम्मीद है आज ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बाजार में गिरावट है, थोड़ी घबराहट भी होगी दर्शकों के बीच में, और साथ ही साथ कुछ मैनेजमेंट भी